नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स, क्योंकि हमने वो लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंजाइम्स को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा चुके थे जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, है ना। क्या थे एंजाइम्स, जो वहां पे थोड़ा सा जो पढ़ा है वो क्या था, एंजाइम से रिलेटेड क्या बातें की थी फरिया? The speed of chemical reaction। अच्छा, या मैं हेडिंग डाल दूं ताकि सबको पता रहे कि भाई हम एंजाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। एंजाइम स्टार्ट कर रहे हैं, फरिया कह रही है कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, तो फरिया केमिकल रिएक्शन का मतलब हम तो बॉडी की बात कर रहे थे। तो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन, बॉडी में जो मतलब मॉलिक्यूल्स बड़े से छोटे हो रहे हैं। हाँ गुड, मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिएक्शन हो रहे हैं, बड़े से छोटे और छोटे से बड़े। चले, वेरी गुड, सही कह रही है ये खतीजा, करिए सही है। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और कोई बात याद है इससे रिलेटेड? चले, इससे रिलेटेड तो मैंने इससे ज्यादा बताया भी नहीं है। ये तो बताया है कि वो जो केमिकल रिएक्शन है उन्हें क्या कहते हैं और वो क्या प्रोसेस होता है जिससे वो बड़े से छोटे और छोटे से बड़े हो रहे होते हैं। What is the name of the process? वेरी गुड। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी गुड। और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो अभी कैटेगराइज किए कि मॉलिक्यूल छोटे से बड़े और बड़े से छोटे हो रहे हैं, तो यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कैटेगराइज करते हैं? कैटाबॉलिज्म एंड, वेरी गुड, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और यही चीज हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ी थी कि जो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो सिंपलर, स्मॉलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, और ये सारा कुछ जो हो रहा था वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो रहा था, यानी कैटाबॉलिज्म हुई थी। इसी तरह एनाबॉलिज्म में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स या सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स भी जो है उस प्रोसेस को भी हम स्पीड अप करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, अच्छा, तो एंजाइम्स की जो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जो हमारे पास पहले से हुई हुई है वो ये है कि एंजाइम जो है स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर आए तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है which alter the speed of reaction। ठीक है, which alter the speed of reaction। अब इस according to this definition हमने एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा है। कैटलिस्ट का वर्ड हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वो केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और उनकी एक और खास बात है कि बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन वो खुद चेंज नहीं होते, दे विल रिमेन द सेम। यही बात थी ना कैटलिस्ट की, तो वो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होने वाली है, यानी कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which alter the speed of reaction and will remain same at the end of the reaction and will remain same at the end of the reaction, end of the reaction। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और हैं बताने वाली। ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, आपने जो बात बोली थी उसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी ऑल्टर कर दी है मैंने। क्या ऑल्टर की है? आपने कहा स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और मैं ये कह रही हूँ ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्पीड को चेंज करना। वो स्पीड, कुछ ऐसे रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनमें स्पीड फास्टर होती है और उनको स्लो डाउन किया जाता है ताकि वो एक करेक्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट हो, बहुत फास्ट खत्म ना हो जाए और बहुत डिले ना हो। तो ऑल्टर का मतलब दोनों चीजें लेके जाएगा, समटाइम्स बहुत स्लो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देगा और समटाइम्स बहुत स्पीडी रिएक्शन को या बहुत फास्ट रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। सो द वर्ड ऑल्टर इज फॉर बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो स्पीड ऑल्टर हो रही है ताकि एक लिमिटेड टाइम में या एक डिजायर्ड टाइम में जो है वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट
ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और खुद यानी ये एंजाइम्स के मुतालिक बात है कि वो एंड ऑफ रिएक्शन में खुद बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए फिर वो स्मॉलर अमाउंट में यूज हो रहे हैं क्योंकि वो रीयूज होते रहते हैं। बात समझ आ रही है? डाइजेशन में भी हमने बहुत लिस्ट ऑफ एंजाइम्स यूज किए थे, और उसमें माउथ से लेके जो एंजाइम्स की कहानी शुरू हुई थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक चली थी, लेकिन वो हर एंजाइम जो है वो रीयूज हो रहा है क्योंकि बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन वो इटसेल्फ एज इट इज रहता है, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट आगे फॉर फर्दर रिएक्शन में चला जाता है, लेकिन एंजाइम विल रिमेन द सेम। यहां तक हो गई ये सारी बातें? ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे एंजाइम्स के क्या होते हैं, और फिर मजीद इसकी डिटेल्स भी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या प्रॉपर्टीज है एंजाइम की। एंजाइम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, क्या चीज है, या क्या मतलब कैटलिस्ट है, बट व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, इसका केमिकल नेचर क्या है। जब फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, यानी एक्चुअली एंजाइम्स भी एक तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हुए, प्रोटीन है, तो इसका मतलब क्या मैं इसे कह सकती हूँ कि दे आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कह सकती हूँ? है वो क्या है कि ये प्रोटीन के बने हुए हैं, और इस वजह से ये भी एक्चुअली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो दूसरे केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि कोई भी और मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको कम ज्यादा उसकी स्पीड करेंगे या उसको सिंपलर कर देंगे, प्रोसेस इजियर कर देंगे, बट they themselves remain unchanged, खुद चेंज नहीं होंगे, and they are protein in nature, और वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या कर रहे होते हैं एंजाइम, एंजाइम जो है वो लोअर कर रहे होते हैं, लोअर मींस कम कर रहे होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। पहले हम इस पे बात कर रहे हैं, फिर एक्टिवेशन एनर्जी की डिटेल पे बात करते हैं। एंजाइम्स जो है क्या कर रहे हैं, मेन प्रोसेस इनका क्या है, एंजाइम्स रिड्यूसेस या रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों क्या सेम चीजें हैं? और अगर सेम है तो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है? एक्टिवेशन एनर्जी को सिंपली एक बहुत ही सिंपल स्टाइल में समझिए कि हर काम को करने के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक है, और उसके लिए आप जो एक इनिशियल हेल्प की जरूरत आती जाती है, लेकिन उसकी बिगनिंग के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसकी बेसिक्स की जरूरत होती है, जैसे, है ना। इसी तरह जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं या जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट इनिशियल एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी बॉडी में, उसको स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, बॉडी की एनर्जी की बात हो रही है, इट मींस दिस इज आल्सो द सेल्यूलर एनर्जी, यानी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, जो भी केमिकल रिएक्शन में कर रही है, वो एक्चुअली तो सेल्यूलर एनर्जी है। याद है ना क्या होती है सेल्यूलर एनर्जी? जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी प्रोड्यूस होते थे ना ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से। ऑक्सीडेशन यानी ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी जो जाके एटीपी में स्टोर होती थी।
तो अगर हर प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, वरना वो खुद से स्टार्ट नहीं होगा, उसको एक हल्का सा धक्का चाहिए है, एक्टिवेशन एनर्जी या इनिशियल एनर्जी चाहिए जिससे वो स्टार्ट हो जाए। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो रिएक्शन के साथ साथ एनर्जी मिलती जाएगी, प्रोड्यूस होती जाएगी, वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन अगर हर रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी तो बहुत सारी एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी जस्ट टू प्रोवाइड द इनिशियल एनर्जी। सिर्फ इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करते करते एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। So to reduce that activation energy, biological catalyst perform this activity. यानी कि biological catalyst या enzyme जहाँ पे होंगे automatically activation energy lower हो जाएगी। यानी कि अब activation energy की जरूरत नहीं पड़ेगी, enzymes ही initialize करेंगे या initial energy provide करेंगे या initiate करेंगे reaction को और proceed करेंगे। यानी अब बात सिर्फ ऑल्टर तक नहीं रही, सिर्फ स्पीड अप तक नहीं रही, बल्कि कहाँ तक पहुंची है कि एंजाइम जो हैं वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट भी करते हैं, स्टार्ट भी कराते हैं और फिर उसकी जो स्पीड है उसे ऑल्टर करते हैं, जो भी डिजायर्ड स्पीड है उस पर। बात समझ आई? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द इनिशियल एनर्जी फॉर एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फॉर एनी chemical reaction. क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द इनिशियल एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की इनिशियल एनर्जी, उसको स्टार्ट करने की बिल्कुल एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यूज होती रही तो lot of energy is consumed. So instead of that, enzymes are there जो रिएक्शन को इनिशिएट कराएंगे, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम हो जाएगी, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो अपने डिजायर्ड लेवल पे या अपनी आसानी से हो जाएगा। इसको इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ आप जानते होंगे, मैथ्स में आपने कभी तो जिंदगी में ग्राफ पढ़े होंगे। आपको पता होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? y एक्सिस। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, x एक्सिस। ये इसके y एक्सिस पे जो है वो हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रखते हैं फॉर एग्जांपल, और कोई भी नंबर जैसे एनर्जी मीटर जो भी है जिसमें हम चेक कर रहे हैं एनर्जी, उससे हमने यहाँ पे डिफरेंट रीडिंग्स दे दी हैं, ठीक है, और ये हो गई y एक्सिस पे हमारी एनर्जी। और बाकी जो है वो रिएक्शन है, रिएक्शन। अब हमने दो रिएक्शंस लिए हैं और दोनों में हम एक्टिवेशन एनर्जी चेक करेंगे। दोनों रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे। एक फर्स्ट रिएक्शन का मैं कर्व, पहला कर्व बनाऊंगी, फिर दूसरा कर्व बनाऊंगी। हम ये देखेंगे कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और देन प्रोडक्ट बन के फाइनली वो एंड हो गया है। One of the curve is this. So stick like that. अच्छा, ठीक है, एक कर्व ये आ गया। अच्छा, अब दूसरा कर्व बनाते हैं। फिर एक और रिएक्शन हमने करवाया और उस रिएक्शन का कर्व जो था वो आया ये, प्रोडक्ट इसमें भी बन गया, ठीक है, एनर्जी कम यूज हुई। अब हमने जरा जब इसकी मेजरमेंट की या इसको हमने देखा तो ये कर्व का पीक जो है वो ये है जी, एक कर्व का पीक ये है, यानी इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई है, ठीक है, ओ सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, इनिशियल वाली एनर्जी। इसका तो ये मतलब हुआ ना, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नंबर भी दे देती हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 किलो जूल्स एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो रही है और दूसरे कर्व में कितनी यूज हो रही है? 140। तो कंक्लूजन ये निकला या हमें पता ये चला फाइनली कि जो ये वाला कर्व है, ब्लू वाला कर्व जिसमें कम एनर्जी यूज हुई है, ये दरअसल इस रिएक्शन में मैंने एंजाइम्स भी ऐड कर दिए थे।
इस वजह से जब एंजाइम ऐड थे तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम इस्तेमाल की और रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, यानी कम एनर्जी यूज्ड हुई। बात समझ में आ रही है अलीना? लेस एक्टिवेशन एनर्जी वाला कर्व हमें क्या बता रहा है कि दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। और जो बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहा है, इसका मतलब वो ऐसा रिएक्शन था जिसमें इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जिसमें एंजाइम्स नहीं थे, एंजाइम्स नहीं थे, इसलिए बॉडी में बहुत सारी एनर्जी एज एन एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो गई, और जहां एंजाइम्स थे वहां ऑटोमेटिकली कम एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुई, क्योंकि वो सारा काम किसने कर दिया, एंजाइम्स ने कर दिया। बात समझ आई? जैसे एक और मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ। आप जो है वो आपको ये पहाड़ी पे चढ़ना है, ठीक है, यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर जो है नीचे फेंकना है ताकि ये पत्थर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। सही है? आप जो है वो यहाँ खड़े हुए हैं, अरहम नजर आ रहा है बेटा? अब आ रहा है? सही है। अच्छा देखिए, आप यहाँ खड़े हुए और आपको चढ़ के, यहाँ पे ये पत्थर है, यहाँ से इसको लिफ्ट करके यहाँ लाना है, और यहाँ से जब आप नीचे फेंकेंगे तो ये छोटे 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 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। अब पत्थर को नीचे से ऊपर पहुंचाना यानी आपकी बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? और अगर मैं यहीं पे कोई हेल्प यूज कर लूं, लिफ्ट लगा दूं या पुली से इस पत्थर को बांध दूं, किसी रस्सी से बांध के यहाँ पे, और इस तरह से कोई एक मशीन लगी हुई जो इसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जाए, जब ये एक दफा ऊपर आ जाए और फिर यहाँ से गिरे और छोटे छोटे पीसेस में हो जाए, तो अब आपकी एनर्जी तो कम खर्च होगी ना इसमें, क्योंकि वो सारी एनर्जी किसने बांट ली है, मशीन ने कर ली है। अब वो मशीन आराम से उसे लिफ्ट करके ऊपर भी लेके जाएगा और ऊपर से धड़ाम से फेंक देगा और वो टूट जाएगा। मशीन खुद टूटी, इट विल रिमेन एज इट इज, और आपके एफर्ट और एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। तो बिल्कुल एंजाइम इसी तरह काम करते हैं। वो रिएक्शन जो आपकी बॉडी से एनर्जी लेगा टू स्टार्ट और टू इनिशिएट, वो एंजाइम की प्रेजेंस में एंजाइम खुद ब खुद उसको पुश कर देंगे, रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। यानी इफ द एंजाइम्स आर नॉट देयर, सिर्फ छोटी सी वही डाइजेशन की एग्जांपल उठाओ, फैट्स की डाइजेशन हो रही है, लाइपेज नहीं है बॉडी में, फैट डाइजेस्ट हो पाएंगे? आपकी पूरी एनर्जी भी लग जाएगी तब भी फैट डाइजेस्ट नहीं होंगे जब तक एंजाइम लाइपेज प्रेजेंट ना हो गई ये बात? ठीक है, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। ग्राफ में अगर कोई बात समझनी है तो पूछो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ बिल्कुल पता हो, लेकिन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी यूज होगी अगर एंजाइम नहीं है तो, और अगर एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द इनिशियल एनर्जी विच स्टार्ट एनी रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। ओके, तो ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, दैट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हमने कहा था इनिशियल एनर्जी। अब दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या होगा? स्पेशल है, मखसूस है। बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड बता दिया इस वक्त सबीरा ने। हानिया जी बोले, क्या कह रही हैं? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, हानिया बोलो। मिस मुझे आंसर देना था इसलिए हैंड रेज किया था। ओके हानिया, चलिए नेक्स्ट टाइम मैं, अब जब से यहाँ सारे फिजिकल आ गए, मैं सब इन्हीं को देखे जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं स्क्रीन पे कौन आ रहा है और कौन आने की इजाजत मांग रहा है। ओके ओके मिस। अच्छा, एंजाइम्स स्पेसिफिक का मतलब है कि उनकी एक स्पेसिफिसिटी है।
मखसूसियत है, खुसूसियत है, सॉरी, मखसूस है उस काम के लिए और उनकी कोई ना कोई खुसूसियत है। और हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एक एंजाइम कर रहा है तो वो एंजाइम सिर्फ फिक्स है कार्बोहाइड्रेट्स की ही डाइजेशन करने के लिए, और अगर एक एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है तो वो फिक्स्ड है कि वो प्रोटीन की ही डाइजेशन करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, कि लिपिड्स की जो डाइजेशन है, लिपिड्स की डाइजेशन वो कौन करेगा? लाइपेज करेगा। ठीक है, और मेल्टोज की डाइजेशन जो है वो माल्टेज करेगा। स्पेसिफिसिटी हो गई है और उसका नाम भी स्पेसिफाइड होता जा रहा है। फिर सुक्रोज की डाइजेशन जो है वो कौन करेगा? सुक्रेज करेगा। ग्लूकोज की तस्वीर, ग्लूकोज की फरिया सोचो, बहुत ही दो वाला आंसर है, हाथी को रिक्शे में बिठाने वाला। सर ढूंढने वाला आंसर दे दिया तुमने। शुक्रिया, ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसने दिया था ये बेवकूफ पाना जवाब? ये वही लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती हाथी को रिक्शे में बिठा देते हैं। ग्लूकोज सिंपलेस्ट है ना, फर्दर डाइजेशन नहीं होती है उसकी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। और जैसे प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए है, तो स्पेसिफाइड होता जा रहा है। और जो भी जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, अभी मैं वो वर्ड नहीं बोल रही जो मुझे बताना है नेक्स्ट स्टेप में, जिसका भी रिएक्शन हो रहा है उसके नाम के आगे या उसके हाफ पोर्शन के आगे ASE लगा होना जरूरी है। दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रोटीन सॉरी एंजाइम्स की एक पहचान है कि जिस रिएक्शन या जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहे हैं उसके हाफ नाम के साथ ASE लगे हो। अच्छा, अब इसे कहते क्या है? जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन कर रहा है या जिसको सिंप्लीफाइड कर रहा है, इसको कहते हैं हम, ये नजर नहीं आ रहा इसीलिए मैं इधर तक बता नहीं रही थी, यही बताऊंगी। एंजाइम स्पेसिफिक की बात समझ आई है? पहले ये बताइए, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक हैं फॉर दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, उसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे और कंप्लीट करेंगे जिसके लिए वो हैं या जिसकी दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट, जिसके लिए वो मखसूस है। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन में या मेटाबॉलिक रिएक्शन में जिसमें एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं या रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, these are known as the reagents, sorry substrates, जो अंडरगो हो रहे हैं प्रोसेस में, और those which undergo the chemical reaction जिनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, they are known as substrate. Substrate undergo the chemical reaction, undergoes the chemical reaction या metabolic reaction, ठीक है, and produce और and form a product, और वो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट। नजर आ रहा है आप लोगों को? यार स्क्रीन से नीचे चला गया ये तो। डस्टर कहाँ है? बहुत बुरा हौसला था, बहुत बुरा केस था जो डस्टर भी खा गए। कहाँ है भाई? डस्टर नहीं है इस क्लास में? वेरी गुड। मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे लिखी हुई कोई भी चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी, स्क्रीन पे नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको ताकि आपको नजर आए। क्या बात कर रहे थे हम? Substrate undergoes a chemical या a metabolic reaction, a chemical reaction and form a product, ठीक है, product, और ये substrate ही है जिसके हाफ नेम के साथ हम ASE लगा देते हैं तो वो बन जाता है एंजाइम का बेस,
यानी अगर डाइजेशन हो रही है लिपिड्स की, तो लिपिड इज बेसिकली अ सबस्ट्रेट, ठीक है, लिपिड इज अ सबस्ट्रेट, और ये डाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो लाइपेज इज बेसिकली एंजाइम। अब देखें सबस्ट्रेट का सम पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट along with ASE make the name of the enzyme। इस तरह बन जाता है एंजाइम का नाम, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरॉल्स, या फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट और द लिपिड जो हम डाइजेशन में करते थे, ठीक है। मींस दिस इज a product। This is also one of the characteristic of enzyme कि एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं। हमने कहा था ना एंजाइम का स्पेसिफिक, तो उसका मतलब था दरअसल सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो भी सबस्ट्रेट होगा उसके लिए एक मखसूस एंजाइम होगा जो उसके रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। अब इस स्पेसिफिसिटी से मतलब ये हुआ कि एंजाइम बेसिकली दे लिंक्ड विद द सबस्ट्रेट, दे अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट फाइनली अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, इनिशिएट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने के साथ साथ रिएक्शन इनिशिएट करने के साथ साथ बिल्कुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहेगा, और जब सबस्ट्रेट बन जाएगा तो एंजाइम उससे डिटैच हो जाएगा। बट एंजाइम के शेप या स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन सबस्ट्रेट बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सबस्ट्रेट, ये जो है वो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इस सबस्ट्रेट में होना है एक केमिकल रिएक्शन ताकि ये सबस्ट्रेट फाइनली चेंज हो जाए प्रोडक्ट में। कोई सा भी सबस्ट्रेट है, लाइक प्रोटीन है और इस अमीनो एसिड में चेंज होना है, लिपिड है जिसे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में होना है, या सुक्रोज है जिसे ग्लूकोज में चेंज होना है। सही है। अब क्या होगा कि दिस इज अ सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट ने अटैच होना है एंजाइम से। एंजाइम स्पेसिफिक होने का मतलब है कि एंजाइम ऐसा होना चाहिए कि वो आकर इसमें लिंक हो जाए या इसके अंदर आके इस तरह से जुड़ जाए, लाइक अ की लॉक। की लॉक मालूम है ना क्या होगा? चाबी और ताला। तो हर चाबी जो है वो हर ताले में तो नहीं घुस सकती, स्पेसिफिक होती है ना। हर की हर लॉक के अंदर नहीं जाती, और अगर चली भी गई तो उसको अनलॉक नहीं करती है। बिल्कुल एंजाइम का यही हिसाब किताब है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएगा तब फाइनली सबस्ट्रेट में रिएक्शन स्टार्ट होगा, और ऐसा अच्छा फिर क्या होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कुछ देर के लिए एक कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, लाइक दिस। ये रहा आपका वही वाला सबस्ट्रेट, और एंजाइम इसके साथ बिल्कुल ऐसे अटैच हुआ है जैसे एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, लाइक दिस। बिल्कुल अटैच हो गया है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये क्या था? सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट ने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट मतलब ये जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ चिपका हुआ है, अटैच्ड है, ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कहा है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना, इनिशियल है। इनिशियल तो एक सबस्ट्रेट था, एंजाइम उसके साथ आके लग गया,
एंड दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तैयबा एक सेकेंड, मैं ये कंप्लीट करके एंड देन गिव यू द आंसर। ओहो, आगे का नजर नहीं आना, इसलिए शायद तभी तैयबा ने रेज किया है हैंड। अच्छा, अब क्या होगा कि जब एंजाइम उसके साथ अटैच हो गया तो अब फाइनली जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि वो जो भी सबस्ट्रेट था उसको जितने भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म ये हो गई और एक ये फॉर्म हो गई। ये ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर था वो इस ग्रीन स्ट्रक्चर में बन गया। ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? प्रोडक्ट। दिस इज अ प्रोडक्ट। और एंजाइम कहाँ गया? एंजाइम विल रिमेन as it is like this. I'm repeating again. दोबारा सुने, सबस्ट्रेट और एंजाइम उसका स्पेसिफिक है, यानी ऐसा है जो उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हो जाए। एंजाइम की वो वाली पार्ट जो सबस्ट्रेट के साथ जाके लिंक्ड हो जाती है, बाइंड हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है, कहलाती है एक्टिव साइट। नोट कीजिएगा, एक्टिव साइट। एंजाइम का वो पार्ट जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होता है एक्टिव साइट कहलाता है। अब एंजाइम बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हो गया है, बीच में जब ये अटैच्ड हुआ तो एकदम ऐसा प्रोडक्ट बना या ऐसा एक मॉलिक्यूल बना या कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, जो हमें लगा कि ये तो एक साथ जुड़ ही गए, बस यही अब फाइनल हो गए। लेकिन हमें पता है ये फाइनल नहीं है, क्योंकि एंजाइम अभी हमें वापस नहीं मिला। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। इंटरमीडिएट का मतलब है जो बीच में आ जाए, इंटरमीडिएट मिडिल में जो बीच में आ जाए उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये कोई फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है, जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हुए हैं लाइक अ की लॉग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम उसके साथ कंप्लीटली लग गया, अब एंजाइम ने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करके रिएक्शन को इनिशिएट किया, स्पीड अप किया, फाइनली वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, यानी उसे ब्रेक डाउन होना था, सिंपल होना था, हो गया। लेकिन जब हमने चेक किया तो सबस्ट्रेट हमें, वो एंजाइम हमें एज इट इज जैसा स्टार्ट हुआ था वैसा ही वापस मिल गया। दिस इज नोन एज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम जो है वो हमेशा सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक है, वही एंजाइम यूज होगा जो स्पेसिफिकली उसके लिए है। अगर लाइपेज की डाइजेशन है, लाइपेज नहीं है और तादाद में सुक्रेज मौजूद है तो लाइपेज की डाइजेशन फिर भी नहीं होगी। मकसद ये नहीं है कि कोई भी एंजाइम होगा और वो खुद भी कर लेगा। एंजाइम स्पेसिफिक है, वो इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि एंजाइम की एक साइट जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होती है वो कहलाती है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को ऐसा होना जरूरी है कि वो की लॉक की तरह एक दूसरे में लॉक हो जाए, बाइंड हो जाए। जब वो बाइंड हो जाएंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तभी वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा, वरना नहीं होगा। वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, अब एंजाइम हमारे पास एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। ओके, 1 मिनट। जी तैयबा, कुछ पूछ रही थी आप, बताइए। मैं अनम्यूट कर दिया मैंने, बोले आप क्या कह रही हैं? मिस सवाल हो गया। ओके, यहाँ पे फरिया क्या पूछा था? जी यस, तैयबा क्या पूछ रही हैं? सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में कोई फोर्स है जो अट्रैक्ट करे या वो आपस में कभी मिल जाते हैं? स्पेसिफिक है ना, तो वो वही मिलते हैं जो स्पेसिफिकली उसके लिए है, ठीक है। और जब बाइंड हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर द टाइम बीइंग है, वो परमानेंट कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब वो इनिशिएट कर देंगे रिएक्शन को एंजाइम, उसको कंप्लीटली उसकी ब्रेकडाउन कर देंगे तो वो अलग हो जाएंगे। एंजाइम पे खुद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम।
और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है, जो रूल फॉलो कर रहा है, उसे हम कहते हैं की लॉग हाइपोथेसिस। की लॉग हाइपोथेसिस, इसको क्यों कहते हैं हम की लॉग हाइपोथेसिस? क्योंकि ये हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट ने दिया और बाकायदा एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सप्लेन किया कि हाउ द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बिकॉज दे लिंक्ड विद द सबस्ट्रेट विद देयर एक्टिव साइट। अपनी एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट के साथ लिंक हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। जब सबस्ट्रेट को का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एंजाइम अलग हो जाएंगे और दोबारा रेडी हो जाएंगे फॉर एन अदर सबस्ट्रेट टू कम एंड बाइंड इट। सही है? सो दैट्स व्हाई इट नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट। और इस हाइपोथेसिस को या इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन हाइपोथेसिस को या इसकी को हम कहते हैं की लॉग हाइपोथेसिस। ठीक है, की लॉग हाइपोथेसिस। और कुछ पूछना है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल वर्ड। मतलब ऐसी चीज जो जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं वो समझ में आ गई सबको। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी, हाइपोथेसिस भी, की लॉग मॉडल भी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्दा, हानिया को समझ में आ गया है। और ज़ारा, समझ में आया ये सही से कॉन्सेप्ट की लॉग हाइपोथेसिस, एंजाइम स्पेसिफिसिटी? अच्छा, अब एक और चीज पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म नहीं हुए, मतलब अभी बचे हुए हैं। एक्टिव साइट की बात हो गई। अच्छा, अब क्या होता है कि एंजाइम्स में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे रिएक्शंस या फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं वो, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देंगे, यानी उन रिएक्शंस को भी एफिशिएंट कर देंगे, वो रिएक्शंस भी इजीली परफॉर्म हो जाएंगे। और कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं या फैक्टर्स होती हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टॉप कर देती हैं या रोकती हैं। ठीक है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिवेटर्स। अब एंजाइम के रिएक्शन को भी रोकने वाले और तेज चलाने वाले मौजूद हैं। ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से या तो एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत स्पीड अप हो जाएगा या एकदम स्लो डाउन हो जाएगा, और बात तो ऐसा भी होगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिव कर रहे हैं उन्हें, स्पीड अप कर रहे हैं रिएक्शंस को, दे आर नोन एज एक्टिवेटर्स। क्या है एक्टिवेटर्स? द फैक्टर्स which speed up the enzymatic reaction or which support the enzymatic reaction. The factors that speed up or support enzymatic reactions. अच्छा, ये भी हो सकता है टेम्परेचर हो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ेंगे, या पीएच भी हो सकती है, या वाटर भी हो सकता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जब वाटर डालेंगे तो एंजाइम बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा और अपने रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। वाटर नहीं होगा तो एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क या बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो एक्टिवेटर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच speed up the enzymatic reaction or which support the enzymatic reaction। वो enzymatic reaction को support करेंगे या speed up करेंगे। और दूसरी क्या चीज होती है? दूसरे होते हैं inhibitors। inhibitors क्या होते हैं? जो enzymatic reaction को stop कर देते हैं, inhibit कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, inhibitors which stop the enzymatic reaction, inhibit the enzymatic reaction और खत्म कर देंगे। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या है? विच इनहिबिट का मतलब ही होता है रोक देना, इनहिबिट, विच इनहिबिट और स्टॉप द एंजाइमेटिक
रिएक्शन, ठीक है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, आर इनहिबिटर्स। तो ये तो एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स हो गए। अच्छा, फिर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहे हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। हमने कहा है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, यानी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनके साथ प्रोटीन पार्ट के साथ, यानी प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ होता है, ठीक है। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल ये जो है वो उसका प्रोटीन पार्ट है और उसके साथ ही जो है वो अटैचमेंट होगी एक नॉन प्रोटीन पार्ट की, उसके साथ लगा हुआ होगा, ठीक है। ऐसे एंजाइम दिन में प्रोटीन के साथ, मींस पूरा एंजाइम तो प्रोटीन का बना होना चाहिए, प्रोटीन के साथ अगर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो प्योर प्रोटीन का नहीं है। प्रोटीन के साथ क्या चीज मौजूद है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन का मतलब ये कोई और, एनीथिंग अदर देन प्रोटीन, उसको हम कहेंगे, उस एंजाइम को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। उस एंजाइम को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। अब नॉन प्रोटीन पार्ट हो क्या सकता है, क्या हो सकता है नॉन प्रोटीन पार्ट? अनहम हो सकता है, ये नहीं पता तुम्हें? हाँ, तो नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है कुछ भी, जैसे कि कोई भी इनऑर्गेनिक आयन, इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, आयरन +2 और +3 व्हाटएवर, सोडियम +1, पोटेशियम +1, जिंक भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, नॉन प्रोटीन है, लेकिन इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में है। नॉन प्रोटीन हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे नॉन प्रोटीन में, तो वो होते हैं NADP, FAD। ये क्या है, इनको आगे बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ना है। ATP इज ऑल्सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन वो आके एंजाइम के साथ नहीं लगेगा। बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है NADP या FAD, ठीक है। ये हम बायो एनर्जेटिक्स यानी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ये क्या चीजें होती हैं। अभी ये याद रखिए कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एज अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं एंजाइम के साथ, एंड दैट्स व्हाई द एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, यही कोफैक्टर जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ये नहीं बल्कि ये लगा हुआ है, ये भी फर्दर कैटेगराइज्ड हो रहा है। या तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूजली बाउंडेड है या वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइटली बाउंडेड है। अगर लूजली बाउंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लूजली बॉन्डेड, ठीक है, या फिर टाइटली बॉन्डेड, अगर वो लूजली बाउंडेड है तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर वो टाइटली बाउंडेड है तो वो कहलाएगा कोएंजाइम। But due to the presence of the cofactor, the enzymatic activity increases. एंजाइम के ये एक्टिवेटर्स हैं, the cofactors, coenzymes, prosthetic groups, these are activators. एंजाइम की जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी है उसको स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं, बट either they are loosely bounded or tightly bounded, either they are organic molecule or inorganic ion, ठीक है, समझ आ गई है? नोट